बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रूस और यूक्रेन की जंग अब 11वें रोज़ में दाखिल हो गई है। यूक्रेन के सदर नेटो पे गुस्से में बरस पड़े और जज्बात में बहुत कुछ कह गए, जिसकी वजह से नेटो का यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने से इनकार है। ये नो फ्लाई जोन कैसे तीसरी आलमी जंग की वजह बन सकता है और क्यों यूरोप और अमेरिका से डर रहे हैं, इस पर तो मैं बताऊंगा। लेकिन रशिया और यूक्रेन में आर्जी जंग बंदी की हकीकत क्या है? यूरोप ने गैस के लिए मशरक़ वस्ता और अफ्रीका की दौड़ें लगाना शुरू कर दी और बाइडन ने यूक्रेन के लिए तिजोरियों के मुंह खोल दिए। रूस पर लगने वाली पाबंदियां क्या पुतिन का हौसला तोड़ सकती हैं? और अब जैसा कि यूरोप की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा लंबा चलने वाला है, तो क्या मगरब ने उसका बंदोबस्त किया हुआ है? जबकि रशिया ने अमेरिका पर दाइश को ट्रेन करके यूक्रेन में भेजने का इल्ज़ाम लगा दिया। इन समेत दीगर अहम मामलों की हकीकत जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। यूक्रेन के सदर ने नेटो की मजम्मत करते हुए कहा है कि आज से जितने लोग मरेंगे वो आपकी वजह से मरेंगे, आपकी कमज़ोरी की वजह से, आपके ख्याल ना करने की वजह से। नेटो सरबराही इजलास एक कमज़ोर, उलझनों से भरा सरबराह इजलास था, जिसमें हर किसी के लिए यूरोप की आज़ादी की लड़ाई पहला मकसद नहीं है। नेटो ममालिक की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज दुश्मन के मनसूबों से बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने तस्दीक की है रूस अपनी जारियत जारी रखना चाहता है। अगर यूक्रेन नहीं बचता तो यूरोप भी नहीं बच सकेगा। यूक्रेन ख़त्म हुआ तो यूरोप का भी खात्मा होगा। नेटो ने व्लादिमीर पुतिन को कस्बों और शहरों पर बमबारी जारी रखने का लाइसेंस दे दिया। इससे पहले जुमे को ब्रसल्स में नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने यूक्रेन की सूरत हाल को खौफनाक करार दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इत्तेहादी अफवाज ज़मीनी या हवाई दस्तों से रास्ते से यूक्रेन में दाखिल नहीं होंगे। नो फ्लाई जोन नेटो के जेट तैयारों को रूसी जंगजुओं पर गोली चलाने का पाबंद कर देगा, जो मुमकिन तौर पर तीसरी जंग का बायस बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नो फ्लाई जोन क्या है जिसकी यूक्रेन को इतनी ज़रूरत है, इसलिए हमें नेटो को समझने की ज़रूरत है। नेटो 30 ममालिक में शुमाली अमरीका और यूरोप के ममालिक शामिल हैं। इसका एक ग्रुप है जो रशिया को यूरोप की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए बनाया गया था। ये ग्रुप अपने तमाम मेम्बरान को सियासी, फौजी और आज़ादी और सलामती की ज़मानत देता है और एक पर हमला सब पर हमला शुमार किया जाता है। अगर आप नक्शे पे देखें तो सब्ज़ रंग वाला जो मुल्क है या ममालिक हैं वो नेटो, जबकि लाल वाले ममालिक का ब्लॉक सोवियत रशियन कहलाता है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद नेटो ने रशिया से आज़ाद होने वाली रियासतों को नेटो में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नेटो पे आ गई और नेटो ममालिक की सरहदें रूस के करीब पहुंच गई। नेटो का असल मकसद मगरब को सोवियत यूनियन से लाख खतरे से बचना था और सर्द जंग के खात्मे के बाद साबिक सोवियत ममालिक नेटो में शामिल हुए तो इनसे पुतिन की नाराज़गी बहुत ज़्यादा हो गई और इसने मगरब को रोकने का अपना मनसूबा बनाया। आप नक्शे पर देखें कि कैसे 1991 का नेटो बढ़कर 2004 में कहाँ तक पहुँच गया। सिर्फ 3 ममालिक ऐसे रह गए जो नेटो में शामिल नहीं थे। इनमें भी जॉर्जिया और यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी, जबकि बेलारूस अलग रहा। 2013 में यूक्रेन को भी नेटो में शामिल किया जा रहा था कि यूक्रेन की रशियन हमायत याफ्ता सदर ने नेटो में शमूलियत से इनकार कर दिया। इसके बाद इनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए और 100 लोगों की हलाकत के बाद उन्हें हुकूमत और मुल्क दोनों से छोड़ने पड़े। इससे रशिया यूक्रेन में सियासी तौर पर कमज़ोर हो गया और इसने क्रीमिया समेत मशरक़ी यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी, जिसकी वजह से ये मामला लटक गया। ये मामला दुनिया के सामने उभर कर आ गया। नेटो का हिस्सा बनने का मतलब है कि इत्तेहाद को मुतासिर करने वाले सिक्योरिटी और दिफाई मामला पे रोज़ाना की बहस में फ़ाल किरदार अदा करें। इस साइबर वॉरफेयर का मुकाबला करने के इकदाम से लेकर नेटो की सरहदों के अंदर फ़ौजियों दूसरे अरकान की हिफाजत के लिए मुंतकिल करने तक हो सकता है। इत्तेहाद का सबसे मशहूर पहलू मुआहदे का आर्टिकल 5 है, जिसका मतलब है कि एक इत्तेहादी पे हमला तमाम इत्तेहादियों के खिलाफ हमला समझा जाएगा। जबकि नो फ्लाई जोन एक ऐसा इलाका है जहाँ कुछ तैयारे किसी भी वजह से नहीं उड़ सकते। यूक्रेन जैसे तनाज़े के तनाजुर में शायद इसका मतलब एक ऐसा इलाका होगा जिसमें रशियन तैयारों को यूक्रेन के खिलाफ फ़ज़ाई हमले करने से रोकने के लिए प्रवास करने की इजाज़त नहीं। मिलिट्री नो फ्लाई जोन का मसला ये है कि उन्हें फ़ौजी ताकत से नाफिज करना पड़ता है। अगर कोई रशियन तैयारा नेटो के नो फ्लाई जोन में उड़ता है तो नेटो अफवाज को इस तैयारे के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और इस इक़दाम में हवाई जहाज़ को आसमान से मिसाइल मारना भी शामिल हो सकता है। यह रशिया की नज़र में नेटो की तरफ से जंग का एक अमल होगा, मुमकिन तौर पर तनाज़े को बढ़ा देगा। जबकि नेटो एक हरीफ जौहरी ताकत के साथ यूक्रेन के तनाज़े में बराह रास्त मुलव्वस होने के लिए इंतहाई हिचकिचाहट का शिकार है, क्योंकि इससे पूरे यूरोप में जंग छिड़ सकती है और यूरोपियन कंट्रीज़ इस जंग को अपनी सरहद तक नहीं लाना चाहते, क्योंकि रशिया का जहाज़ गिराने का मतलब जंग है। यही वजह है कि नेटो के यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार पे यूक्रेन के सदर सख्त गुस्से में, जबकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरब ने जो हमारे मुखालिफ बयानिया बनाया हम उसको बर्बाद कर देंगे और यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन हमारे प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। जबकि इस जंग में पुतिन को एक बड़ा झटका लगा है
جس میں ان کے قریبی ساتھی اور اعلیٰ درجے پہ فائز جنرل آندرے سنائپر کا نشانہ بن گئے، جس کے بعد رشین میڈیا نے تصدیق کرتے ہوئے جنرل آندرے کی موت روسی صدر پیوٹن کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا۔ دوسری طرف امریکن سینیٹر لنزے گراہم نے پیوٹن کو قتل پر اکسانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ رشیا میں کوئی بروٹس یا کرنل اسٹیفنبرگ نہیں ہے، یہ سلسلہ پیوٹن کا راستے سے ہٹائے بغیر ختم نہیں ہو سکتا، جبکہ رشیا نے لنزے گراہم کے بیان کو ناقابل قبول اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی بیلاروس کی سرحد کے پاس نیٹو ممالک لتھوینیا میں امریکہ، جرمنی، نیدرلینڈز نے مزید فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ لتھوینیا کے وزیر دفاع کے مطابق جرمنی لتھوینیا میں فضائی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرے گا اور امریکن ٹینک سے لیس ایک فوجی بٹالین بھیجے گا۔ تعیناتوں اور مشقوں سے مارچ کے آخر تک لتھوینیا میں نیٹو کے غیر ملکی فوجوں کی کل تعداد 3 سے بڑھ کر 4000 ہو جائے گی، جبکہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے بڑے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا، اور بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس کو فوراً $10 ارب منظور کرنے کی درخواست کی ہے۔ کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے مزید $22.5 ارب یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ دوسری جانب برطانیہ اب تک رشین اشرافیہ پہ پابندیاں عائد کرنے سے قاصر ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق نیشنل کرائم ایجنسی رشین اشرافیہ کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں فراہم کر سکی۔ ادھر رشیا نے پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کو راکٹ انجن کی فراہمی روکتے ہوئے خراب راکٹ انجنوں کی مرمت بھی نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے کہ رشیا 90 کی دہائی سے امریکی خلائی پروگرام کو راکٹ انجنز فراہم کرتا رہا ہے، جبکہ رشیا کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ رشیا پر پابندیوں کی وجہ سے انرجی مارکیٹ کو بڑا دھچکا لگے گا۔ اس وقت امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپ روس سے پابندی کے لیے پیش ہیں۔ وہ پیوٹن کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یوکرین پہ حملہ کر کے بڑی غلطی کی، اور پیوٹن اس معاملے کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہی بات قابل ذکر ہے کہ یورپ پوری دنیا سے جتنی انرجی امپورٹ کرتا ہے، اس کا 41% صرف روس سے حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشین بینکس کو سوئفٹ سسٹم سے نکالنے کے باوجود 2 رشین بینکس کو اس میں رکھا گیا تاکہ یورپ کے لیے گیس کی امپورٹ جاری رہے، جبکہ اٹلی کے وزیر خارجہ نے اپنے ملک کی انرجی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کو لے کے قطر اور الجیریا کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ آلٹرنیٹ انرجی کے راستے نکالے جائیں۔ اس وقت یورپ اور امریکہ پیوٹن اس وقت زیرو اور روس پہ حکمرانی کرنے والے طاقتور گروپ کے اثاثے منجمد کر چکا ہے، جس کا مقصد پیوٹن کو پریشرائز کرنا، رشیا کے عوام کو اسے بیزار کرنا اور دیگر چیزیں شامل ہیں۔ لیکن پیوٹن کو جاننے والے کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے پیوٹن کے ارادوں کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ جبکہ عارضی سیز فائر کی بات کی جائے تو یوکرین کے 2 شہر ماریپول اور والنا ووکا میں رشیا اور یوکرین کی 5 سے 24 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی جاری ہے تاکہ وہاں سے سول آبادی کو نکلنے کے لیے ایک ہیومنٹیرین کوریڈور فراہم کیا جا سکے۔ ادھر رشیا نے امریکہ پہ الزام لگایا کہ وہ داعش کے جنگجوؤں کو ٹرین کر کے یوکرین میں رشین فوجیوں سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ وہ جنگجو ہیں جو شام سے کرد ونگ میں کی جیلوں سے آزاد ہوئے، اور CIA مشرق وسطی اور افریقہ میں مزید داعش کے افراد کو ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ ان کو یوکرین میں بھیج کے گوریلا جنگ کو جاری رکھا جائے۔ یہ لوگ ڈرون سے لے کے اینٹی ایئر کرافٹ گن تک سب کچھ چلانا جانتے ہیں۔ اس وقت اگر یوکرین اور رشیا کے معاملات کو دیکھا جائے، ایسا لگتا ہے ابھی تو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جلد اس کے رکنے کا امکان نہیں، اور رشیا یوکرین پر قبضہ کرنے کے بعد جب تک یہاں پہ لوکل گورنمنٹ نہیں بنوا لیتا اور اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یوکرین اور رشیا تنازع پر میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔